नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज प्रीलिम्स 2024 में। और आज हम लोग इस पे करेंगे जितने भी जजमेंट आए हैं 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है कि रैपिड रिवीजन सीरीज इसी उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि 2024 में जो लोग भी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, यूपीएससी खासतौर से, उसके अलावा भी जो स्टेट पीसीएस का भी अपना एग्जाम देंगे, उसमें सभी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज के तहत हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स पे सीरीज चलाई है, कुछ विधेयक पे हमने चलाई है, अब इंपॉर्टेंट जजमेंट पे है। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट का भी दो पार्ट आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे, कल पार्ट 2 आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट इस बार के लिए आपके लिए जरूरी है उन फैसलों पे हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो 2023 में आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो आपके इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें से तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो देखो यही है, आप सब भली भांति परिचित हैं बिल्किस बानो केस से। तो बिल्किस बानो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और खासतौर से अगर हम इसमें देखें तो आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे निर्णय दिया है और काफी चर्चित केस रहा है बिल्किस बानो का केस। डिटेल से इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। आपको पता ही है कि देखो, आज जो भी हम जजमेंट पढ़ेंगे उन जजमेंट में जजमेंट के अलावा और क्या क्या मुद्दे उन केसेस से जुड़े हुए हैं जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी मुद्दों को फोकस करते हुए चलेंगे। अब जैसे बिल्किस बानो केस है, आपको याद होगा कि गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के तहत जो अपराधी हैं उनको दंड परिहार के तहत क्षमा कर दिया था। ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे क्या है, कैसे है, क्या सिस्टम है, कौन उसके लिए सजा दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, कौन माफ कर सकता है, क्या क्या पूरे प्रोसेस है, हम इस पे समझते हुए चलेंगे। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है और ये वाला केस इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है, तो इस पे एकदम फोकस करिएगा। क्या है, कैसे है, थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गुजरात राज्य में वर्ष 2002 में दंगा हुआ था। उस दंगे के दौरान, 2002 के दंगे के बारे में सबको पता है, उस दंगे के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। और इस बलात्कार और हत्या में शामिल 11 दोषियों को दंड परिहार यानी रेमिशन, आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां और राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियां। तो उन क्षमादान की शक्तियों के तहत आप लोगों ने परिहार के बारे में, रिमिशन के बारे में पढ़ा होगा। थोड़ा सा डिटेल हम इसके बारे में भी समझेंगे क्या है, कैसे है, क्योंकि इस फैसले के साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों को इसमें कवर किया गया है। तो ये जो दंड है परिहार यानी रिमिशन देने की, गुजरात सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। गुजरात सरकार ने उन 11 दोषियों को छोड़ दिया था, ठीक है, परिहार के तहत रिहा कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट उन सभी मामलों को रोक दिया और इसको खारिज कर दिया और उन 11 दोषियों को जाकर के आत्मसमर्पण करने की बात भी कही है। तो इसी वजह से यह चर्चा में है। देखते हैं क्या है पूरा डिटेल। बात करें तो थोड़ा सा बिल्किस बानो का जो मामला है, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में हम जानते हैं। एक्चुअली हमने देखा कि 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था। उस दंगों के दौरान उक्त गर्भवती महिला बिल्किस बानो, ये उस समय गर्भवती भी थी, इनके साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार किया गया था। ठीक है, तथा उनकी 3 वर्ष की बेटी सहित परिवार के 7 सदस्यों को दंगाइयों ने मार डाला था। ये घटना थी गुजरात में जो दंगा हुआ था। जो दंगाई थे उन्होंने क्या किया था, ये गर्भवती भी थी, इसके बावजूद इनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इनकी 3 वर्ष की एक बेटी भी थी, उनके साथ परिवार के और सदस्यों को मार दिया गया। ठीक है, 7 और सदस्य थे, उनको दंगाइयों के द्वारा। व्यापक विधिक कार्यवाही हुई इस पे। उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने इस मामले की जांच की। बहुत सारा होने के बाद फिर एक केस सीबीआई के पास चला गया। फिर 2004 में बिल्किस को जान से मारे जाने की धमकियां मिलने लगी। 2004 में फिर बिल्किस बानो को इसी के तहत जब सीबीआई जांच शुरू हो गई तो उनको जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। तो जब धमकी मिलने लगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्योंकि इनका मुकदमा गुजरात में चल रहा था, गुजरात के हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुकदमे को गुजरात से मुंबई न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है
क्योंकि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही थी। तो मुंबई के कोर्ट में उन्होंने, मुंबई न्यायालय में, गुजरात न्यायालय से मुंबई के न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुकदमे को ट्रांसफर कर दिया। इस बात पे गौर फरमाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए कि मुंबई ट्रांसफर कर दिया। तथा केंद्र सरकार को एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश भी दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केंद्र सरकार को इस केस के लिए नियुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? 2008 में मुंबई की एक न्यायालय ने 11 व्यक्तियों को सामूहिक बलात्कार की हत्या में शामिल होने के लिए दोषी पाया, जो बिल्किस बानो को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यहां पर नहीं हो पा रहा था, मुंबई ट्रांसफर किया गया, तो 4 वर्ष के बाद यानी 2008 में दोषी पाया गया 11 दोषियों को, और फिर उसके तहत उनको सजा दी गई। ठीक, ये यहां तक बैकग्राउंड है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी 2022 की बात है, अगस्त 2022 में क्या हुआ? गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को परिहार, जो दंड होता है ना, परिहार के तहत क्या होता है? माफी दी जाती है, माफी दे दी, जिससे उनकी रिहाई हो गई। परिहार में क्या होता है आपको पता ही है कि दंड की अवधि कम कर दी जाती है। ठीक है, यानी जो बचा हुआ टाइम पीरियड है अब वो उनको जेल में नहीं बिताना होगा, वो रिहा हो जाएंगे। ये है परिहार, आगे भी थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो 11 दोषियों को परिहार के तहत माफी दे दी और उनकी रिहाई होगी। इस निर्णय ने संबंध छूट देने के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण तथा क्षेत्राधिकार के संबंध में चिंताओं के कारण विवाद एवं विधिक चुनौतियों को उजागर किया। तो यहां पे आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 2022 में गुजरात सरकार ने उनको परिहार पे माफी दे दी। इस वजह से ये मुद्दा गर्म हो गया, क्योंकि जब उनकी रिहाई हो गई कि क्या माफी देने के लिए जो अथॉरिटी है, यानी उत्तरदायी प्राधिकरण या उनका क्षेत्राधिकार, गुजरात सरकार का क्षेत्राधिकार है, वो इसके लिए एग्जैक्ट अथॉरिटी है, वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो इन सब मुद्दों पे एकदम सवाल खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? फिर यहां पे सर्वोच्च न्यायालय का अब क्या क्या निर्णय आया, अभी फिलहाल इसको देखिए। अभी क्या हुआ कि अधिकार की कमी और छुपाए गए तथ्य, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास दंड परिहार के आदेश जारी करने का अधिकार या क्षेत्राधिकार है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि राज्यों में राज्यपाल करता है ना, तो वो अलग चीज है। लेकिन यहां पे इसको गौर फरमाइएगा, मैंने इसके पहले भी कहा था क्यों। न्यायालय ने सीधे कहा कि गुजरात सरकार के पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो परिहार के तहत इनकी सजा को माफ कर दें। क्यों? अभी आगे देखेंगे। सीआरपीसी की धारा है, धारा 432। इस धारा में ऐसा कहा गया है कि राज्य सरकारों के पास किसी दंड को निलंबित करने या क्षमा करने की शक्ति है। ध्यान से पढ़िएगा, शक्ति है, तब गुजरात सरकार क्यों नहीं कर सकती? लेकिन न्यायालय ने यहां पर यह कहा कि इस कानून की धारा 7B, यानी सीआरपीसी की जो धारा है 7B, इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि उपयुक्त सरकार वह है जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराधी को सजा सुनाई जाती है। अब यहां पे देखिए आ गया मोड़, मैंने आपसे कहा था ना, गौर फरमाइएगा। क्या है कि देखो, राज्य दे सकता है माफी, क्योंकि राज्यपाल के तहत आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों को है। लेकिन इस मामले में, ये मामला था गुजरात का, गुजरात में केस चला, लेकिन समस्या हुई, बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिली, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। सजा मुंबई न्यायालय ने दी है। तो वही यहां पे कह रहा है कि सीआरपीसी की धारा 432 के तहत यह प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी भी मामले में क्षमा कर सकती है। लेकिन उसी सीआरपीसी की धारा 7B में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि राज्य सरकार क्षमा करेगी, लेकिन जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराधी को सजा सुनाई गई है वो राज्य सरकार कर सकती है। अब बिल्किस बानो के केस में सजा जो सुनाया है वो मुंबई न्यायालय ने सुनाया है, तो अगर उनकी सजा को माफ करेगा तो मुंबई गवर्नमेंट माफ करेगी, गुजरात गवर्नमेंट नहीं कर सकती। यही मेन मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को पकड़ा और फिर से उन्हें उनकी रिहाई को समाप्त कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन जिस राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में सजा सुनाई गई है उस राज्य सरकार के पास अथॉरिटी होती है। वो चाहे वो व्यक्ति सजा कहीं और क्यों ना काट रहा हो, उन्हें सजा सुनाएगी, फिर वो गुजरात जेल में सजा काट रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी राज्य में वो सजा काटेंगे तो और
राज्य उनको क्षमा दे सकता है। नहीं, जिस राज्य के न्यायालय में उनको सजा दी गई है वो राज्य उनको क्षमा कर सकता है। यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो दंड परिहार देने का निर्णय उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए जहां दोषियों को सजा सुनाई गई थी, न कि जहां अपराध हुआ या जहां उन्हें कैद किया गया है। तो ये इससे स्पष्ट आप समझ गए होंगे। आगे बात करें तो दंड परिहार की आलोचनाएं भी हुई। इसके तहत न्यायालय ने उल्लेख करते हुए कहा कि दंड परिहार प्रक्रिया में गंभीर खामियों को उजागर किया कि आदेशों पर उचित विचार नहीं किया गया और तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया, जो न्यायालय के साथ धोखाधड़ी भी है। यह भी इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने तथ्यों को बिना पकड़े ही उन्हें छुपा करके आपने रिहा कर दिया, तो आपने न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की है। तो यह इंपॉर्टेंट बात। सत्ता का अतिरेक और गैर कानूनी प्रयोग किया गया, यह भी न्यायालय ने कहा कि न्यायालय ने गुजरात सरकार की अतिरेक की आलोचना करते हुए कहा कि उसने दंड परिहार के आदेश जारी करने में उस शक्ति का गैर कानूनी तरीके से प्रयोग किया जो शक्ति महाराष्ट्र सरकार के पास है बिल्किस बानो मामले में। इनके पास है ही नहीं है, आपने इसका गैर कानूनी तरीके से प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस बार के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। इस स्वतंत्रता याचिका के निर्देश और अस्वीकृति पे फिर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दोषियों की याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने उन्हें 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दे दिया है। इसके तहत उन्होंने सब खारिज कर दिया और कहा कि 2 सप्ताह का समय है, जो भी 11 दोषी हैं सभी जाकर के अपना आत्मसमर्पण करें। तो यह मामला है जो आपने देखा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का यह त्वरित फैसला आया। इस फैसले के बारे में एक एक चीज ध्यान में रखिएगा जो हमने अभी डिस्कस करी। अब यहां पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार के लिए परिहार, और परिहार के साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार के लिए क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की और राज्यपाल की। तो इन सभी बातों को आपको फोकस करना होगा। इन फोकस पे खास तौर से आपको ध्यान देना होगा परिहार पे। तो अगर हम परिहार पे बात करें, रिमिशन पे बात करें, तो एक बिंदु पर किसी दंड या सजा की पूर्ण रूप से समाप्ति होती है इसके तहत। यानी दंड परिहार जो है वो फर्लो और पैरोल, मतलब फर्लो पे लोग बाहर आते हैं, पैरोल पे बाहर आते हैं, उससे अलग है, क्योंकि इसमें कारावास जीवन से विराम के विपरीत दंड में कमी कर दी जाती है कि जो बचा हुआ अब आपका शेष है टाइम, अब आपको उसको नहीं काटना है, अब आप रिहा हो सकते हैं। तो इस पे क्या है कि परिहार में सजा की प्रकृति बदलती नहीं है। जो अगर कठोर कारावास मिला है तो कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन अवधि कम हो जाती है। मान लीजिए 10 साल के लिए मिला है तो आपको परिहार की तरफ माफ किया गया। मान लीजिए आपने 7 साल जेल में काटा उदाहरण के लिए, तो 7 साल बाद आपको परिहार के तहत माफ कर दिया गया। जो 3 साल की अवधि बची है आप वो रिहा हो जाएंगे, वो जेल में नहीं है, अर्थात शेष सजा भुगतने की जरूरत नहीं होती है। तो ये होता है परिहार। इसके बाद अगर हम बात करें तो दंड परिहार का प्रभाव यह होता है कि कैदी को एक निश्चित तारीख दी जाती है जिस दिन उसे रिहा किया जाएगा, और कानून की नजर में वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा। थोड़ा सा परिहार को यहां पे डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये मुद्दा चर्चा में रह रहा है। हालांकि ये जो दंड परिहार है ये किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में इसे रद्द कर दिया जाएगा। टर्म एंड कंडीशन के साथ भेजा जाता है, अब स्वतंत्र है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का उल्लंघन हुआ तो ये परिहार समाप्त हो जाएगा, आप दोबारा जेल में चले जाएंगे। और अपराधी को वह पूरी अवधि वापस कारावास में व्यतीत करनी होगी जिसके लिए उसे मूल रूप से सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो सभी परिहार के बारे में इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब हम अगर थोड़ा संवैधानिक प्रावधानों पे बात करें इसके बारे में, जो क्षमादान शक्ति है क्या है, क्योंकि ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास संविधान द्वारा क्षमा की संप्रभु शक्ति प्रदान की गई। हमारा जो संविधान है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमादान की शक्तियां देता है। अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये तो एकदम रटा होना चाहिए सभी को। इसी के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा, लघुकरण, विराम या प्रविलंबन कर सकता है या निलंबित या कम कर सकता है। तो आर्टिकल 72 के तहत भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की है। वहीं पे बात करें तो यह सभी मामलों में ये जो शक्ति मिली है, किसी भी मामले में किसी भी अपराध के लिए कोई व्यक्ति अगर दोषी ठहराया गया है
तो उस व्यक्ति को इसके तहत क्षमा दिया जा सकता है, कोई भी अपराध हो, कोई भी मामला हो, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। सजा उन सभी मामलों में कोर्ट मार्शल द्वारा होगी जहां सजा केंद्र सरकार की कार्यशक्ति से संबंधित किसी भी कानून के तहत अपराध को संदर्भित करती है। सभी मामलों में मौत की सजा होगी, इन सब मामलों में भी। तो ये ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति के पास शक्ति है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की बात हो रही है। अब एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 161, आर्टिकल 161। ये भी सभी लोगों को बिल्कुल रटा होना चाहिए। इस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल को सजा को क्षमा करना, प्रविलंबन, विराम या दे सकता है, या सजा को निलंबित या हटा या कम कर सकता है। राज्य के राज्यपाल के पास भी शक्ति है। तो गुजरात सरकार ने इसी का प्रयोग करके परिहार दे दिया था। लेकिन सीआरपीसी की धारा में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस राज्य में सजा दी गई है वो राज्य इसके लिए कर सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। और जो आर्टिकल 161 है, जिसके तहत संविधान राज्यपाल को शक्ति देती है, वो राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले मामले में, अब राज्य के अंतर्गत ही आने वाले मामले में, ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य के मामले में कि किसी भी राज्य के मामले में, उस राज्य के मामले में कानून के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। उसी राज्य में अगर फैसला हुआ है, उसी राज्य में दोषी ठहराया गया, इस बात को गौर फरमाना कि अगर उसी राज्य में दोषी ठहराया गया है, उसी राज्य के न्यायालय ने दोषी ठहराया है, तो किसी दूसरे राज्य के न्यायालय ने दोषी ठहराया है तो नहीं। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से ज्यादा व्यापक है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास राज्यपाल से ज्यादा है क्षमादान की शक्तियां, उनका दायरा ज्यादा बड़ा है राज्यपाल के मुकाबले। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब परिहार के बारे में बात करें कि परिहार की सांविधिक शक्ति क्या है, क्योंकि यह सबसे चर्चा में मुद्दा रहा। तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी जेल की सजा में दंड परिहार का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ है पूरी सजा या उसका एक हिस्सा रद्द कर दिया जा सकता है परिहार के तहत। धारा 432 के तहत उपयुक्त सरकार किसी सजा को पूरी तरह या आंशिक रूप से शर्तों के साथ उसे बिना निलंबित किए भी माफ कर सकती है। ये सीआरपीसी की धारा 432 के तहत यह शक्ति राज्यों के पास है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन उन्हीं मामलों में है जब उसी राज्य में सजा दी गई है। तो इस बात को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, यदि स्टेटमेंट वाइज सवाल आया तो आप इसको पकड़ लें, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, अब सीआरपीसी की धारा 433 क्या कहती है? इसके तहत किसी भी सजा को उपयुक्त सरकार द्वारा कम किया जा सकता है, किसी भी सजा को, लेकिन उसी राज्य में सजा पाया हो तब। यह शक्ति राज्य सरकारों को उपलब्ध है ताकि वे जेल की अवधि पूरी करने से पहले कैदियों को रिहा करने का आदेश दे सकें। ठीक है, परिहार के कुछ ऐतिहासिक मामले भी रह रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर परिहार से संबंधित कोई पुराना केस का स्टेटमेंट दे दिया, ये दे दिया, यूपीएससी ने दे दी, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा है। एक मामला था सन 2000 का, लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का, जो परिहार से संबंधित था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन कारकों को निर्धारित किया जो परिहार के अनुदान को नियंत्रित करते हैं। इसके तहत तो परिहार को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या क्या? क्या अपराध बड़े पैमाने पे समाज को प्रभावित किए बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य है? अगर मतलब ऐसा कोई अपराध जैसे समाज प्रभावित ना हुआ हो, कुछ व्यक्तिगत रूप से हो, तो फिर परिहार मिल सकता है। अपराध आतंकवादी घटना हो जाए, ठीक है, तो इस तरीके के उस पर नहीं हो सकता। क्या भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति की कोई संभावना है? अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि अगर इस व्यक्ति को परिहार दिया गया, परिहार के तहत माफी, अगर दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेगा तभी परिहार मिलेगा। क्या अपराधी अपराध करने की अपनी क्षमता खो चुका है, उस अवस्था में नहीं है, कोई समस्या हो गई है, हैंडीकैप्ट हो गया, जो भी चीजें हैं, तो क्या इस दोषी को अब और कैद में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य है? लगता है कि बाहर जाकर ऐसा करेगा, नहीं करेगा, छोड़ दो। दोषी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है परिहार देते वक्त। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सन 2000 के लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में दिया था। ऐसा ही एक मामला था 2006 का इपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि दंड परिहार के आदेश की न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है। क्या? दिमाग का उपयोग न करना, आदेश दुर्भावनापूर्ण है, आदेश अप्रासंगिक या पूर्णतः अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है, प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया है, आदेश मनमानी से ग्रस्त है। इस पे
मतलब परिहार दिया गया है, मान लो जैसे भी गुजरात सरकार ने परिहार दे दिया, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की गई तो ये पाया गया कि ये कमियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास पावर है ही नहीं है, पावर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह माना कि जो भी परिहार के तहत सजा दी गई उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी इन सब कंडीशन पे, ये ध्यान में रखिएगा। इस पे कुछ खास बातें भी, जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमादान मिल सकती है, तो कौन कौन सी क्षमादान है, कौन किस किस तरीके से, ये भी आपको जानना बनता है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। तो जैसे क्षमादान के जो प्रकार हैं जो दोनों के पास है, एक होता है क्षमादान कर देना पूर्ण रूप से, क्या पैरादान। इसके तहत क्या होता है कि यह सजा दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है और दोषी को सभी सजाओं, दंडों और अयोग्यताओं से पूरी तरीके से मुक्त कर देता है। ये जब क्षमादान दिया जाता है इसके तहत, तो जो सजा है, जो दोष है, सब कुछ पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक है। एक है लघुकरण। ठीक है। लघुकरण में क्या होता है कि सजा के एक रूप को कम सजा के साथ प्रतिस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए मान लो किसी व्यक्ति को मौत की सजा मिली है, तो मौत की सजा को कम कर देना, लघु कर देना, छोटा कर देना, कम कर देना, यानी मौत की सजा न देकर के उसे कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी गई है तो आजीवन कठोर कारावास हो जाए, 14 वर्ष की कठोर कारावास हो जाए, इस तरीके से परिवर्तित लघुकरण कहलाता है। इसी में बात करें तो एक है विराम। परिहार के बारे में तो आपने देख ही लिया, 5 प्रकार के होते हैं। एक है आपका विराम, रिस्पाइट। विराम में क्या होता है कि किसी विशेष तथ्य, जैसे कि किसी दोषी की शारीरिक विकलांगता या किसी महिला अपराधी की गर्भावस्था है, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है, कोई महिला अपराधी है, अगर वो गर्भवती है, तो ऐसे कारण मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है। कि मान लो अगर किसी को 10 वर्ष की सजा है और ऐसी स्थिति है तो उसकी सजा को कम किया जा सकता है। ठीक है। प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या है कि इसका तात्पर्य अस्थायी अवधि के लिए किसी सजा, विशेष रूप से मौत की सजा के निर्णय निष्पादन पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से माफी या सजा में छूट मांगने के लिए समय देता है। तो ये सभी क्षमा के प्रकार हैं। ये भी आपको इस बार के लिए प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखना होगा, क्योंकि चर्चा का विषय रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट। अगला जो एक और हम बात करेंगे, जो अगला हमारा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये है इच्छा मृत्यु पे। ठीक है। तो इच्छा मृत्यु पे देखेंगे क्या फैसला आया, और ये सभी हम लोग 2023 के ही महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में देख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, आपकी इस बार के प्रीलिम्स के लिए भी। तो इच्छा मृत्यु पे क्या फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, भी देखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में ही इसके बारे में भी कुछ निर्णय दिया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, 2 तरीके की इच्छा मृत्यु होती है, एक निष्क्रिय, एक सक्रिय। देखते हैं अभी क्या। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों में बदलाव किया है और इसका प्राथमिक उद्देश्य इसे आसान बनाने के साथ ही कम समय लेने वाली प्रक्रिया बनाना है। तो निष्क्रिय मृत्यु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम है उसमें थोड़ा कुछ चेंजेस किए हैं। तो आगे देखो, अभी जो दिशा निर्देश है इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग विल, यानी प्रति हस्ताक्षरित लिखित बयान, मतलब जिसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु देनी है उस व्यक्ति का बयान होगा, उसके हस्ताक्षर, जैसे लिविंग विल बनाया जाता है ना, तो वो आप लिविंग विल जैसे कि आप दस्तावेज कह सकते हैं, जैसे वसीयत वगैरह बनाया जाता है, उस तरीके से वो लिखा होगा, उनके स्वयं के हस्ताक्षर के साथ होगा, तब उस व्यक्ति को दिया जाएगा। ध्यान से देखें, तो लिखित बयान प्रति जो उनका हस्ताक्षर के साथ हो, उसको प्रमाणित करने या प्रति हस्ताक्षरित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता को खत्म करने हेतु पिछले निर्णय को बदल दिया। अगर खुद से अगर चाहते हैं तो होगा, इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा माना कि किसी व्यक्ति के लिए वैध वसीयत बनाने हेतु नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा, अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है। तो ये हर मामले में अब कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो उसे नहीं मिल जाएगा। ये क्यों है, इस पे देखो। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो लिविंग विल है उससे संबंधित जिला न्यायालय की निगरानी में रखने के बजाय यह दस्तावेज राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, जिसे देश के किसी भी भाग में अस्पतालों और डॉक्टरों के द्वारा उस पर आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई निष्क्रिय इच्छा में मृत्यु से संबंधित कोई मामला है और उस पर
लिविंग विल देकर के ऐसा किया गया है, तो उस लिविंग विल को छुपा करके नहीं, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड पे ऑनलाइन अवेलेबल होगा। ये कोई डॉक्टर या कोई अगर उस पर एक्सेस चाहे जानना चाहे उसके बारे में तो वो देख सकता है। यदि अस्पताल का मेडिकल बोर्ड चिकित्सा उपचार वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करता है तो रोगी के परिवार के सदस्य संबंधित उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, जो अंतिम निर्णय लेने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों का एक नया बोर्ड नियुक्त करेगा। अब क्या है कि यहां पे दो चीजें हैं। एक तो हो गया लिविंग विल। इस तरीके से मान लो कोई अस्पताल है, कोई व्यक्ति है जो एकदम निष्क्रिय अवस्था में, एकदम अचेत अवस्था में है, उसके बाद चेतना है ही नहीं है कि वो अपना लिविंग विल बना सके। ऐसी स्थिति में अस्पताल अगर ये कहता है कि ये वेंटिलेटर वगैरह पे है, अब केवल उपकरण वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे अगर मामले हैं और कोई अगर चिकित्सा बोर्ड मतलब उपचार वापस लेने की अगर अनुमति है से देने से इनकार करता है, तो रोगी का जो परिवार है, ठीक है ना, उच्च न्यायालय में इसके लिए याचिका दायर कर सकता है और इस पर निर्णय लेने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम बनेगी। ठीक है, तो जाकर के ये काम फिर होगा। और ये तो ये तरीका है। और अब ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव एथोनेसिया होता क्या है ये देखें। तो जो निष्क्रिय इच्छा में मृत्यु है, एक चिकित्सा उपचार को रोकने या वापस लेने का एक कार्य है, जैसे कि किसी व्यक्ति को मरने की अनुमति देने के उद्देश्य से जीवन समर्थन उपकरण को रोकना या वो वापस लेना, जो वेंटिलेटर वगैरह है वो सब बंद कर देना। ठीक है, और यह सक्रिय इच्छा मृत्यु के विपरीत होता है, जिसमें सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से किसी पदार्थ बाहरी बल के द्वारा व्यक्ति के जीवन को समाप्त किया जाना शामिल है, जैसे घातक इंजेक्शन वगैरह दे करके, वो होता है सक्रिय इच्छा मृत्यु। और निष्क्रिय इच्छा में मृत्यु है कि अचेत है, लेकिन अगर उसने चेतना में ऐसा कोई बिल दे दिया है तो उसको, अगर वो ज्यादा कष्ट है मतलब असहनीय दुख रोग पीड़ा, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर के थोड़ा सा बात करें कि भारत में इच्छा मृत्यु की स्थिति क्या है, तो एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को यह कहते हुए वैध कर दिया था, यह लिविंग विल का विषय है। ठीक है, तो यह उस समय वैध हो गया था। इस फैसले के अनुसार अपने चेतन मन से, अब देखिए जो वैध हुआ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, इसमें क्या है कि अपने चेतन मन से एक वयस्क को चिकित्सा उपचार से इनकार करने या स्वेच्छा से कुछ शर्तों के तहत प्राकृतिक तरीके से मृत्यु को गले लगाने हेतु चिकित्सा उपचार नहीं लेने का निर्णय लेने की अनुमति है। एक वजह से, अगर वो चेतन अवस्था में है, मान लो अगर वो चेतन अवस्था में नहीं है, उसके परिवार के लोग अगर ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं तो वो हाईकोर्ट जा सकते हैं, फिर उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन होगा, फिर वो इस पर निर्णय लेगी। तो ये दोनों चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा। इसमें अब हर किसी को तो मिलेगा नहीं, इसमें गंभीर रूप से बीमार रोगियों द्वारा बनाई गई लिविंग विल के लिए गाइडलाइंस निर्धारित किए गए हैं, जो गंभीर रूप से बीमार है। ठीक है, अदालत ने विशेष रूप से यह कहा कि मृत्यु की प्रक्रिया में गरिमा, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। तो अब कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में है कि बस वो अचेत पड़ा है, कोई उसका पार्ट एक्टिव नहीं है, तो वो गरिमापूर्ण जीवन जीना नहीं कहलाता। तो ऐसे में अगर उसने लिविंग विल बना करके दिया है तो उस आधार पे, उस लिविंग विल के आधार पे उन्हें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जाएगी, क्योंकि किसी व्यक्ति को जीवन के अंत में गरिमा से वंचित करना व्यक्ति को एक सार्थक अस्तित्व से वंचित करना है। तो ये है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। इच्छा मृत्यु वाले कुछ देश भी हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु को अपने यहां बैन किया है, जैसे कि आप देख सकते हो उदाहरण के लिए नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ये सब भी है जो कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो असहनीय पीड़ा का सामना कर रहे हैं, जिनके स्वास्थ्य में सुधार की कोई संभावना नहीं है, उनको इच्छा मृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति है इन देशों में। तभी आपको पता होना चाहिए, फिल्म्स में आ जाए। स्विट्जरलैंड में भी इच्छा मृत्यु प्रतिबंधित है, लेकिन किसी डॉक्टर या चिकित्सकीय पेशेवर की उपस्थिति और सहायता से मृत्यु प्राप्त करने की अनुमति है, लेकिन ऐसे कंडीशंस में ही। कनाडा ने भी ऐसी घोषणा की कि मार्च 2023 तक मानसिक रूप से बीमार रोगियों को इच्छा मृत्यु और असिस्टेड डाइंग की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस निर्णय की व्यापक रूप से आलोचना की गई और इस कदम में कुछ बदलाव भी अभी कनाडा में किए जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2023 मार्च कनाडा में हुआ, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका में भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग कानून है। अमेरिका में इसको लेकर के इच्छा मृत्यु को, जैसे वाशिंगटन
ओरेगन और मोंटाना के कुछ राज्यों में इच्छा मृत्यु की अनुमति है और कुछ में नहीं है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम इसमें बात करें, अगला जो हमारा एक और है इंपॉर्टेंट, ये है तलाक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि अब 6 महीने का इंतजार नहीं करना होगा, तलाक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तुरंत दे सकती है, ये अधिकार है। क्यों है? अब ऐसा नहीं है कि ऐसा है तो कोई भी व्यक्ति कभी भी जाके ले सकता है, इसके पीछे भी कुछ गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, इसी साल का फैसला है, इसलिए भी आपको जानना जरूरी है आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चर्चा में देखो इसलिए है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142, अब आर्टिकल 142 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की अपनी शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है कि वो अनुच्छेद 142 का उपयोग करके, अपने शक्ति का उपयोग करके न्याय दे सकता है किसी भी मामले में। ऐसा करते हुए अनुच्छेद 142 पे कि किसी भी मामले में अगर फैसला देना है तो अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय को इस शक्ति देती है आर्टिकल 142 के तहत। क्या है कि फैसला सुनाया कि न्यायालय किसी दंपत्ति के बीच सुलह की बिल्कुल गुंजाइश न रहने की स्थिति में विवाह को भंग कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय, कोई और न्यायालय नहीं। दूसरी ओर संबद्ध पक्षकारों को पारिवारिक न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक के आदेश के लिए 6 से 18 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ठीक है, अगर कोई आपसी अंडरस्टैंडिंग से अगर कोई करता है तो 6 से 18 महीने तक उन्हें रुकना होगा, साथ रहना होगा, उसके बाद में नहीं रह पाते तब तलाक की अनुमति है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का उपयोग करके कोई ऐसा मामला कि अब अभी देखेंगे कि अब भी बिल्कुल रह ही नहीं सकते, उस पर दे सकती है। ऐसे में इस प्रक्रिया की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया से त्वरित निर्णय की संभावना है कि जिसे तुरंत चाहिए। अब देखो, अब जिसे तुरंत चाहिए का मतलब ये नहीं कि कोई भी जाके बोलेगा तो सुप्रीम कोर्ट दे देगा, इसके लिए भी प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस मामले में आया? एक मामला था शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन का। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि न्यायालय के पास दंपत्ति के बीच सुलह की बिल्कुल भी गुंजाइश न रहने की स्थिति के आधार पर विवाह को भंग करने की शक्ति है। तो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत जो विशेष शक्ति प्राप्त है इसका उपयोग करते हुए इस मुद्दे पे फैसला दे दिया। ये केस का नाम याद रखिएगा, शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन। इस पे कि अगर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है एक दंपत्ति के पास साथ रहने का किसी भी कंडीशन में, तब अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाह को भंग करने की परमिशन दी। तो इसी आधार पर फैसला आया। तो ये इंपॉर्टेंट मूल जो मामला है 2014 में दायर किया गया था, जिसका शीर्षक शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन था, जहां पे पक्षकारों ने अनुच्छेद 142 के तहत तलाक की मांग रखी थी। 2014 में मूल मामला दायर किया गया था, मामला चलता रहा, लेकिन बाद में जो पक्षकार थे उन्होंने फिर 142 का हवाला देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है मांग रखी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया। इंपॉर्टेंट फैसला है, केस भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसके तहत तलाक के लिए अनिवार्य 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि को खत्म कर सकता है और एक पक्ष के इच्छुक न होने पर भी सुलह की गुंजाइश न रहने के आधार पर विवाह को भंग करने की अनुमति देता है। अब हम लोग इसमें हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये क्या कहता है कि अगर किसी दंपत्ति को तलाक चाहिए तो इसके तहत अनिवार्य 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि है। 6 महीने आप वेट करिए, साथ में रहिए, देखते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसके तहत क्या हुआ कि अब बिल्कुल भी दंपत्ति इच्छुक नहीं है साथ में रहने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत विशेष शक्ति का प्रयोग करके दिया है। तो ऐसे मामलों में किया जा सकता है, लेकिन वही मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि कोई भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। शर्त क्या है यह देखो, यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दंपत्ति में सुलह की स्थिति नहीं होने पे तलाक का आधार नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं कि सुलह की स्थिति नहीं है तो ये तलाक का आधार आप जाकर के तुरंत सुप्रीम कोर्ट में दे दो, ऐसा नहीं है। ठीक, ये भी ध्यान में रखेंगे। विवाह विच्छेद के लिए अभी भी कोई संहिताबद्ध विधान नहीं है हमारे यहाँ। ये शादी तो होगी लेकिन तलाक कैसे हो इसके लिए कोई विधान संहिताबद्ध नहीं है। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में
विवाह विच्छेद के लिए कुछ आधार की पहचान की गई है, किस आधार पर विवाह विच्छेद हो सकता है, तलाक हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। अब इस निर्णय का अर्थ क्या है? अब इस निर्णय का अर्थ यह नहीं है कि लोग तुरंत ही तलाक के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देंगे। दंपत्ति में सुलह न होने की स्थिति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तलाक देना यह अधिकार का मामला नहीं है कि कोई भी दंपत्ति अगर चाहे कि अगर आपस में सुलह नहीं है तो जाकर हम सुप्रीम कोर्ट में ले लें, आपको राइट्स नहीं मिला है। वो विशेष शक्ति सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधिकार पर डिपेंड करती है कि वो देगा या नहीं देगा, ये इंपॉर्टेंट, बल्कि विवेकाधिकार है जिसे बहुत सावधानी और सतर्कता से प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो यह भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एक पक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत रिट और याचिका भी दायर नहीं कर सकता। ऐसे मामले को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में या हमारे साथ में रहने की गुंजाइश नहीं है तो हम रिट डाल देंगे, ठीक है ना, PIL डाल देंगे। तो यह नहीं हो सकता, तो ठीक है, रिट नहीं डाल सकता कि सीधे दंपत्ति में सुलह की स्थिति नहीं होने के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग नहीं कर सकता। यह भी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब इसमें क्या है, इसमें त्रुटिपूर्ण सिद्धांत का त्याग है कि कुछ बातें की गई हैं, क्या ये देखें। तो 5 न्यायाधीशों की पीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) के तहत त्रुटि सिद्धांत और तलाक के अभियोगात्मक सिद्धांत को त्यागने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें पति पत्नी में से किसी एक को क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग जैसे कुछ कुकर्मों के लिए दोषी ठहराया जा सकता। ऐसे कुछ मामले हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 तलाक के उद्देश्य से दोष या वैवाहिक अपराध सिद्धांत पर आधारित है। विवाह और तलाक, इन पे कुछ बातें बताई गई हैं। दूसरा पक्ष वैवाहिक अपराध करता है तो यह निर्दोष पक्ष को तलाक प्राप्त करने की अनुमति भी देता है। तो ये सभी कंडीशन है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, इसके तहत तलाक के लिए 7 दोष हैं। इस आधार पे इस अधिनियम के तहत तलाक लिया जा सकता है। क्या है? अगर व्यभिचार कोई करता हो दोनों दंपत्ति में, क्रूरता, परित्याग, धर्मांतरण, पागलपन, किसी को कुष्ठ रोग हो, यौन रोग हो, या कोई संन्यास ले लेता है, तो इस आधार पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये तलाक के लिए आधार देती है। वहीं पे 4 आधार ऐसे हैं जिन पर केवल पत्नी अकेले मुकदमा दायर कर सकती है तलाक के लिए। वो 4 आधार कौन से हैं? बलात्कार, समलैंगिकता, व्यभिचार, भरण पोषण के आदेश के बाद फिर से सहवास न करना और भरण पोषण के लिए डिग्री न देना। तो इस पे क्या है कि पत्नी अकेले कर सकती है मुकदमा तलाक के लिए। बचाव पक्ष को यह साबित करना होगा कि सिद्धांत के तहत दिए जाने वाले तलाक के लिए वो निर्दोष है। अगर साबित नहीं कर पाए तो तलाक हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब इसी के तहत हम देख लेते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत की संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है जो हिंदुओं और अन्य लोगों के बीच विवाह संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है और समय समय पर संशोधित करता है। इस पे कौन कौन सा शामिल है? तो इस अधिनियम के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ये सभी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भारत में शामिल है और उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। तो हिंदू मैरिज एक्ट मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदियों पर लागू नहीं होता। इनके अलावा हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख या और भी जो व्यक्ति हैं सब पे भारत में लागू होगा, इन चारों लोगों को छोड़ के, 4 धर्म के लोगों को छोड़ के। अब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की वर्तमान प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B में आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है, जिसके तहत विवाह के दोनों पक्षों को एक साथ जिला न्यायालय में याचिका दायर करनी होगी। दोनों दंपत्ति जाकर के एक साथ याचिका देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यह इस आधार पर किया जाएगा कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग अलग रह रहे हैं तो तथा एक साथ रहने में सक्षम नहीं है और पारस्परिक रूप से सहमत है कि उनके वैवाहिक रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए। तो यह इंपॉर्टेंट है,
ये ध्यान में रखिएगा। दोनों पक्ष को पहली याचिका की प्रस्तुति की तारीख के कम से कम 6 महीने के बाद और उक्त तिथि के पश्चात 18 महीने के बाद अदालत के समक्ष दूसरा प्रस्ताव पेश करना चाहिए। इस बीच में अगर ये याचिका वापस नहीं ली गई है तो इंपॉर्टेंट 6 महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा का उद्देश्य पक्षकारों को अपनी याचिका वापस लेने का समय देना है। 6 महीने का इसीलिए दिया जाता है कि साथ में रह रहे हैं, मामला अगर सुलट गया है तो याचिका वापस ले लेकर उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरती तो तलाक लिया जा सकता है, जो वर्तमान स्थिति और यही अभी भी है। और सुप्रीम कोर्ट विवेकाधिकार पे अपने विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकता है। ये जो फैसला आया है आपने टर्म कंडीशन पढ़ा ही। आपसी सहमति से तलाक की याचिका शादी के 1 वर्ष बाद ही दायर की जा सकती है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही यह याचिका दायर की जाएगी जो आपसी सहमति से होगा। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 14 में ऐसा कहा गया है कि प्रतिवादी की ओर से अत्यधिक दुष्टता या याचिकाकर्ता को हो रही असाधारण कठिनाई की स्थिति में तलाक की याचिका तुरंत दायर की जा सकती है। ये भी इस पे है कि अगर अत्यधिक दुष्टता हो रहा है, जो याचिका दायर करी उसके साथ ज्यादा क्रूरता हो रहा है तो वह ऐसा कर सकता। पारिवारिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में धारा 13B क्लॉज 2 के तहत 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि की छूट की मांग की जा सकती है। तो ये भी प्रोसेस है, ये सभी प्रोसेस आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। तलाक से संबंधित कुछ निर्णय और भी आए हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल 2021 का मामला है और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है इसलिए, ठीक है। जैसे अभी वाला जो केस था जो आपने देखा ये उस तरीके से, तो ऐसे ही कुछ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जहां सुलह की संभावना हो, भले ही मामूली संभावना हो, तलाक की याचिका दायर करने की तारीख से 6 महीने अलग रहने की अवधि लागू की जानी चाहिए। हालांकि यदि सुलह की कोई संभावना नहीं है तो विवाह के पक्षकारों की पीड़ा को लंबा खींचना व्यर्थ होगा। तो ऐसा पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसी आधार पर उन्होंने इस बार 2023 में एक फैसला भी दिया है। भागवत पीताम्बर बोरसे बनाम अनुसुईयाबाई भागवत बोरसे जो 2018 का मामला है, इस पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा माना कि पत्नी का 7 साल से अधिक समय तक बिना किसी उचित कारण के वापस न लौटने का इरादा तलाक के लिए एक वैध आधार है, ठीक है। और जून 2016 में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने पक्षकारों को पारिवारिक अदालत में भेजे बिना तलाक देने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के संबंध में मामले को 5 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भी भेजा था। तो ऐसे कुछ केसेस पहले हो चुके हैं लेकिन फैसला उस पर नहीं आया था, तो अभी 2023 वाले केस में यह फैसला आया है, इसीलिए ये चर्चा में है। शीर्ष न्यायालय की विभिन्न पीठों के द्वारा लिए गए परस्पर विरोधी निर्णयों का हवाला देते हुए इसमें सहमति देने वाले पक्षों के बीच विवाह को भंग करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए व्यापक मापदंडों पर स्पष्टता मांगी गई, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हैं। और छोटी बेंच ने वर्ष 2016 में वरिष्ठ अधिवक्ताओं इंदिरा जयसिंह, दुष्यंत दवे, वी गिरी, मीनाक्षी अरोड़ा को संविधान पीठ की सहायता के लिए एमिक्स क्यूरी यानी अदालत के मित्र के रूप में भी नियुक्त किया था। जैसे आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट और किस मुद्दे पे और कौन सा केस है 2023 के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। और एक उससे भी इंपॉर्टेंट संविधान का अनुच्छेद 142(1) जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 142(1) क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह की डिक्री या आदेश पारित करने का कि किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने हेतु आवश्यक आदेश देने के लिए व्यापक शक्ति प्रदान करता है। कि कोई भी ऐसा मामला है जिससे क्या है कि ऐसा कोई दायरा मिल नहीं रहा है कि उस पर निर्णय लिया जा सके, तो इस पर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है और उसके लिए शक्ति तो हमारा संविधान अनुच्छेद 142 के तहत देता है। अनुच्छेद 142 क्लॉज 1 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय मौलिक रूप से सामान्य और विशिष्ट सार्वजनिक नीति पर आधारित होना चाहिए, ऐसे ही किसी भी मामले पर नहीं हो सकता। सार्वजनिक नीति का मतलब है कि मूलभूत सामान्य शर्तें जैसे मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, संविधान की अन्य बुनियादी विशेषताओं को संदर्भित करती है। इन आधार पे वो मतलब विशेष शक्तियों का प्रयोग हो सकता है। विशिष्ट सार्वजनिक नीति को न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया था, जिसका अर्थ है किसी भी मूल कानून में कुछ पूर्व प्रतिष्ठित निषेध, न कि किसी विशेष वैधानिक योजना के लिए शर्तें और आवश्यकताएं। तो इस आधार पर ये बातें की गई हैं। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। एक कुछ जजमेंट के बारे में आज हमने पढ़ा जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। कल भी हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे जो कुछ और प्रमुख फैसले हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।